Assalamu alaikum. Today we will discuss molecular evolution, origin of life. कि जिंदगी का आगाज जो है वो किस तरह हुआ। अक्सर हमें से अक्सर जो है हम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, हाउ वी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स केम इनटू बीइंग, कि हम और हमारे जैसे दूसरे जानदार किस तरह वजूद में आए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक टर्म प्रपोज की जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। सो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था ज़मीन पर, और साइंटिस्ट ने इसका पता चलाने के लिए रूबीडियम डेटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया। और क्योंकि अक्सर कहते हैं, हमारी साइंस कहती है कि सबसे पहले जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो बैक्टीरिया से हुआ। तो जब बैक्टीरिया की फॉसिल फ्यूल्स इकट्ठे किए गए, उनकी कार्बन और अमाइनो एसिड की डेटिंग की गई, तो पता चला कि बैक्टीरिया जो हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो हैं वो इस ज़मीन पर पाए गए हैं। इस लिहाज से अगर एवोल्यूशन को देखा जाए तो एवोल्यूशन जो है वो प्रीबायोटिक और बायोटिक दो किस्म के कंपोनेंट से मिलकर वजूद में आए। हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस इन एवोल्यूशन। कौन सी स्टेजेस जो हैं वो एवोल्यूशन में हुई। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्रीबायोटिक केमिस्ट्री। इसमें की मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी थे, उनकी जनरेशन हुई बाय नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स। इनकी जो है वो जनरेशन हुई सबसे पहले। और उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, वो है रेप्लिकेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स की फर्दर रेप्लिकेशन हुई, रिप्रोडक्शन हुई और मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम सामने आया जिसमें लिविंग सेल्स की फॉर्मेशन हुई। फिर थर्ड स्टेज की बारी आती है, यहाँ पर फिर एनर्जी कन्वर्जन पाथवेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई ताकि बायोकेमिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाया जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी थे। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और दूसरी सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ के लिए बहुत अहम थी, उनको बनवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कैप्चर की गई। With these developments, a wide variety of unicellular organisms may have evolved, and then comes fourth stage of evolution. फोर्थ स्टेज में उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप हुए कि उनकी जो इंटरनल बायोकेमिस्ट्री थी वो फेस कर सके, एडजस्ट हो सके चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सेफली रह सकें और कॉलोनीज़ बनाएं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। कुछ जानदारों ने कॉलोनीज़ बनाई और एग्रीगेट्स के फॉर्म में जो है एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया। इस तरह जो है एवोल्यूशन में यूनिसेलुलर से प्रीबायोटिक से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह बना और फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की फॉर्मेशन हुई। फिर हम बात करते हैं प्रीबायोटिक वर्ल्ड की कि प्रीबायोटिक है क्या। जब इसमें जो है प्रीबायोटिक वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है उसके मुताबिक अर्ली एटमॉस्फेयर में जो है दो कंपोनेंट्स थे, केमिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट। केमिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें वाटर आता है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन आता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में एक्सेसिव सोलर रेडिएशन, हाई टेम्परेचर और फ्रीक्वेंट लाइटिंग आती है। तो वो कहता है कि इन सारी कंडीशंस के दौरान जो है, इन कंडीशंस के अंदर केमिकल जो हमारे पास मौजूद थे, वो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाएं। इसके लिए हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनिशियली जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हुई
जैसा कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। फिर फर्दर उनकी जो है रेप्लिकेशन होती गई और उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती गई, तो ये जो है उन्होंने ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर दिया। इसका एविडेंस लेते हैं स्टेनली मिलर और हेरोल्ड ने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने ये सारे मॉलिक्यूल्स जो उस वक्त अर्ली इन्वायरमेंट में मौजूद थे, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन वगैरह, ये लिए, इनको हीट दी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया और इनकी कंडेंसेशन हुई, तो कुछ जो है नॉन रैंडम मिक्सचर हमारे सामने आया। ऑर्गेनिक मिक्सचर था ये, जिसमें अमाइनो एसिड्स थे, ग्लाइसिन और एलानिन जो है वो 2% थे और ग्लूटानिन और ल्यूसीन जो है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में मौजूद थे। दूसरी जो इन कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ थी वो ये थी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है कंडेंसेशन के थ्रू एडेनिन में कन्वर्ट हो गया और फॉर्मल्डिहाइड जो है उसने राइबोज और दूसरी शुगर्स बना दी। तो इस तरह जो है वो साबित हुआ कि प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो सकती है। Then we discuss the process of evolution. Three basic principles of evolution exists. First जो है वो है replication और reproduction. Second is variation. Third is competition. Replication में जो है बहुत सारी species हैं वो replicate करती हैं और बहुत सारी हैं जो reproduce करती हैं। So ये लाइफ के लिए ज़रूरी है कि स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस करें या रेप्लिकेट करें, अपना नंबर बढ़ाएं ताकि जो हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। उसके बाद वेरिएशंस की बात करते हैं। रेप्लिकेशन होगी तो ज़ाहिर है स्पीशीज़ में जो है जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी। जेनेटिक वेरिएशन अगर नहीं होगी तो देयर विल बी नो एवोल्यूशन और इवन लाइफ। सो वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंपटीशन की बारी आती है। रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, रेप्लिकेशन के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो इस सारी चीज़ों के लिए वो कम्पीट करते हैं। तो जो बेस्ट सर्वाइवल होता है वो रह जाता है और अपनी बेस्ट जो है पॉपुलेशन को ग्रो करवाता है। This competition would allow the process of evolution by natural selection. So इस तरीके से नेचुरली जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होता है जो बेस्ट सर्वाइवल होता है। The same requirements for evolution exist at organism level, nonetheless determined at molecular level. Means that कि चाहे molecular level पे हो रही हो या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल पे एवोल्यूशन हो रही हो, तो रिक्वायरमेंट जो हैं वो सेम होती हैं। तीनों ही प्रिंसिपल इफेक्ट करते हैं ऑफ एवोल्यूशन। फोर्थ स्टेज में उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप हुए कि उनकी जो इंटरनल बायोकेमिस्ट्री थी वो फेस कर सके, एडजस्ट हो सके चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। सो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सेफली रह सकें और कॉलोनीज़ बनाएं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। कुछ जानदारों ने कॉलोनीज़ बनाई और एग्रीगेट्स के फॉर्म में जो है एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया। इस तरह जो है एवोल्यूशन में यूनिसेलुलर से प्रीबायोटिक से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह बना और फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई। फिर हम बात करते हैं प्रीबायोटिक वर्ड की कि प्रीबायोटिक है क्या। जब इसमें जो है प्रीबायोटिक वर्ड के बारे में बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है उसके मुताबिक अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है दो कंपोनेंट्स थे, केमिकल इन्वायरमेंट और फिज़िकल इन्वायरमेंट। केमिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें वाटर आता है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन आता है। फिज़िकल इन्वायरमेंट में एक्सेसिव सोलर रेडिएशन, हाई टेम्परेचर और फ्रीक्वेंट लाइटिंग आती है। तो वो कहता है कि इन सारी कंडीशंस के दौरान जो है, इन कंडीशंस के अंदर केमिकल जो हमारे पास मौजूद थे वो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाएं। इसके लिए हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
इनिशियली जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हुई, जैसा कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। फिर फर्दर उनकी जो है रेप्लिकेशन होती गई और उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती गई, तो ये जो है उन्होंने ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर दिया। इसका एविडेंस लेते हैं स्टेनली मिलर और हेरोल्ड ने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने ये सारे मॉलिक्यूल्स जो उस वक्त अर्ली इन्वायरमेंट में मौजूद थे, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन वगैरह, ये लिए, इनको हीट दी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया और इनकी कंडेंसेशन हुई, तो कुछ जो है नॉन रैंडम मिक्सचर हमारे सामने आया। ऑर्गेनिक मिक्सचर था ये, जिसमें अमाइनो एसिड्स थे, ग्लाइसिन और एलानिन जो है वो 2% थे और ग्लूटाइन और ल्यूसीन जो है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में मौजूद थे। दूसरी जन हुई तो कुछ जो है नॉन रैंडम मिक्सचर हमारे सामने आया। ऑर्गेनिक मिक्सचर था ये, जिसमें अमाइनो एसिड्स थे, ग्लाइसिन और एलानिन जो है वो 2% थे और ग्लूटाइन और ल्यूसीन जो है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में मौजूद थे। दूसरी जो इन कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ थी वो ये थी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है कंडेंसेशन के थ्रू एडेनिन में कन्वर्ट हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसने राइबोज और दूसरी शुगर्स बना दी। तो इस तरह जो है वो साबित हुआ कि प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो सकती है। देन वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एग्जिस्ट। फर्स्ट जो है वो है रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन, सेकंड इज़ वेरिएशन, थर्ड इज़ कंपटीशन। रेप्लिकेशन में जो है बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो रेप्लिकेट करती हैं और बहुत सारी हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं। सो ये लाइफ के लिए ज़रूरी है कि स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस करें या रेप्लिकेट करें, अपना नंबर बढ़ाएं, ताकि जो हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। उसके बाद वेरिएशंस की बात करते हैं। रेप्लिकेशन होगी तो ज़ाहिर है स्पीशीज़ में जो है जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी। जेनेटिक वेरिएशन अगर नहीं होगी तो देयर विल बी नो एवोल्यूशन और इवन लाइफ। सो वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंपटीशन की बारी आती है। रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, रेप्लिकेशन के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो इस सारी चीज़ों के लिए वो कम्पीट करते हैं। तो जो बेस्ट सर्वाइवल होता है वो रह जाता है और अपनी बेस्ट जो है पॉपुलेशन को ग्रो करवाता है। This competition would allow the process of evolution by natural selection. So इस तरीके से नेचुरली जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होता है जो बेस्ट सर्वाइवल होता है। The same requirements for evolution exist at organism level, nonetheless determined at molecular level. मीन्स दैट कि चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही हो या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल पे एवोल्यूशन हो रही हो, तो रिक्वायरमेंट जो हैं वो सेम होती हैं। तीनों ही प्रिंसिपल इफेक्ट करते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।